सर्वप्रथम मैं ईश्वर के चरणों में नमस्कार करती हूँ और सभी प्रिय भक्तों को मेरी राधे राधे। अमृत साहित्य नामक पत्रिका में एक आलेख श्री माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा रचित महाकुंभ एकता का महायज्ञ मैं आप लोगों के बीच ला रही हूँ। हमें अपनी संस्कृति के बारे में इससे बहुत सारी बातें जानने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत और चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान, प्रयागराज की धरती पर नया इतिहास रचा जा रहा है। 2025 के प्रारंभ में महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ कि बड़ी श्रद्धा के साथ कहती हूँ, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूँगी कि यह एकता का महायज्ञ होगा। हमारा भारत पवित्र स्थानों और तीर्थों का देश है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनेक पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उसका संगम, उसका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, यह प्रयागराज ही है। यह केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं, प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथपति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी देवी शक्तियाँ, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। यह वह स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वह स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। प्रयाग में पग पग पर पवित्र स्थान है, पग पग पर पुण्य क्षेत्र हैं। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयाग तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भरद्वाज की तपोभूमि, नागराज वसुकी का विशेष स्थान, अक्षयवट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ऐसा है हमारा तीर्थराज प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयाग यानी 4 पदार्थ भरा भंडार, पुण्य प्रदेश, देश अतिचार। अर्थात जहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं, वह प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम स्नान करने का सौभाग्य मिला था। 2025 कुंभ के आरंभ में पहले मैंने एक बार फिर माँ चरना गंगा के चरणों में आकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षयवट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, दर्श तीर्थ सहस्त्राणि तिस्त्र कोट्यस्तथा अपराह सम आगच्छन्ति माघ्यमा तू प्रयागे भरतर वर्ष। अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का यह प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर्मन की चेतना का नाम है। यह चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले।
यहाँ आकर संत महंत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है। संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहाँ अलग अलग राज्यों से करोड़ों स्नानार्थी जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होंगी, मान्यता अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वे सब एक हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बार कहता हूँ कि महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दे दी जाती है। संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू यह है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में देश के सामने उपस्थित अहम विषयों और आसन चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती थी और फिर संतजन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही किए हैं। जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे, तब कुंभ जैसे आयोजनों ने बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया था। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते थे, वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतन करते थे। आज भी कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महत्व वैसा ही है। ऐसे आयोजनों से देश के कोने कोने में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। राष्ट्र चिंतन की यह धारा निरंतर प्रवाहित होती है। इन आयोजनों के नाम अलग अलग होते हैं, पड़ाव अलग अलग होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन यात्री एक होते हैं, मकसद एक होता है। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। इसलिए कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाना डबल इंजन की सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए यहाँ केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। पुण्यपुर प्रयागराज निषाद रात की भी भूमि है। भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रिंगवेरपुर का भी है। भगवान राम और केवट का प्रसंग आज भी हमें प्रेरित करता है। केवट ने अपने प्रभु को सामने पाकर उनके पैर धोए थे, उन्हें अपनी नाव से गंगा पार कराई थी। इस प्रसंग में श्रद्धा का अनन्य भाव है। इसमें भगवान और भक्त की मित्रता का संदेश है। इस घटना का संदेश है कि भगवान ने अपने भक्त की मदद ले सकते हैं। प्रभु श्री राम और निषाद राज की इसी मित्रता के प्रतीक के रूप में रिंगवेरपुर धाम का विकास किया जा रहा है। भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा भी आने वाली पीढ़ियों को समता और समरसता का संदेश देती रहेगी। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की बहुत बड़ी भूमिका है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। प्रयागराज संसार शहर की सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार कुंभ में 27,000 से अधिक सफाई कर्मी भाई बहन कुंभ की स्वच्छता को संभालने वाले हैं। कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहाँ पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे, इनके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहाँ हर श्रद्धालु के पुण्य में भी भागीदार बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों में से इस आयोजन की महानता को बड़ा करेंगे। आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक अपना काम चलता रहता है। 2019 में भी कुंभ आयोजन के समय यहाँ की स्वच्छता की बहुत प्रशंसा हुई थी।
जो लोग हर 6 वर्ष पर कुंभ या महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं, उन्होंने पहली बार इतनी साफ सुंदर व्यवस्था देखी थी। इसलिए आपके पैर धोकर मैंने कृतज्ञता व्यक्त की है। कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाती। यह पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम सभी देख रहे हैं कि कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहेगा। यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज़्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए व्यापारियों को दूसरे शहरों से सामान मंगाने पड़ेंगे। प्रयागराज कुंभ का प्रभाव आसपास के जिलों में भी पड़ेगा। देश के दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ट्रेन या विमान की सेवाएं लेंगे। इससे भी अर्थव्यवस्था में गति आएगी। यानी महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वह टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। आज पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। 2016 में आयोजित महाकुंभ के समय डेटा आज की तरह सस्ता नहीं था। आज मोबाइल फ़ोन में यूज़र फ्रेंडली ऐप्स हैं जिसे कम जानकर व्यक्ति भी उपयोग में ला सकता है। अभी यहाँ कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। पहली बार कुंभ आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। महाकुंभ को एकता के महायज्ञ के रूप में दिखाने वाली फोटोग्राफी की प्रतियोगिता रख सकते हैं। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। कुंभ में आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पहुंचेंगी तो कितना बड़ा कैनवास तैयार होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसमें कितने रंग, कितनी भावनाएं मिलेंगी, यह सब गिन पाना मुश्किल होगा। आप अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी किसी प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। देश के एक साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। वंदे भारत। भारत माता की जय।